learners, welcome back to my channel. If you are preparing for UC.com, this video is very helpful for you because क्योंकि इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ कॉमर्स की, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करवाती हूँ और इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताती हूँ कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या क्या हम लोग हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑडिटिंग में जो हमें पढ़ना है और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स आते हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप अकाउंटिंग आती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फोल्डिंग कंपनीज अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जेआईटी, जस्टिस, जस्ट इन टाइम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे ये भी एक क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चंस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चंस हर बार आते हैं, इसलिए इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना आपको इस चैप्टर को। और ऑडिटिंग, ऑडिटिंग से भी क्वेश्चन इस बार भी आए थे, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंस अगर आपको पता होगा तो इससे क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, इससे क्वेश्चंस बनते हैं हर बार। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, और साथ ही पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि मैं इसमें पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी। कितना आपका आंसर सही हुआ ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अकाउंटिंग होता क्या है, और इस वीडियो में मैं ट्राई की हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लाऊं क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें हिंदी समझ नहीं आता, तो हिंदी में भी आप रीड कर सकते हैं। Accounting is a systematic and comprehensive process of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting financial transaction of a business or organization. अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नेचर में होता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हम करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, अकाउंटिंग सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को जो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट प्रोवाइड रिलीवेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग है हमें रिलायबल एंड रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर्स को, मैनेजमेंट को एंड इन्वेस्टर्स को, जिससे हम सही डिसीजन ले सके। यूजर्स सच एज मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसे हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर एग्जाम में कभी आ गया व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस हम अकाउंटिंग को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन इज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करता है एंड हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, राइट। आई होप आपको लैंग्वेज अकाउंटिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आया तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, पोस्ट करना लीजर एंड देन आफ्टर कम्युनिकेट रिजल्ट्स एंड क्लासिफाई एंड समराइज। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन मतलब रिकॉर्ड, सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। आइडेंटिफाई करते ट्रांजेक्शन मतलब जो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है वही ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, देन आफ्टर वी पोस्टिंग अ लेजर एंड देन वी कम्युनिकेट रिजल्ट्स, मींस क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं एंड देन आफ्टर वी मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट, क्लासिफाई एंड समराइज, राइट। तो ये जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस है, सीक्वेंस है। क्वेश्चन इससे डायरेक्टली नहीं आते बट कभी कभी सीक्वेंस में आ सकता है क्वेश्चंस, तो आपको ये ध्यान रखना है। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, देन आफ्टर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन आफ्टर वी पोस्टिंग द लेजर एंड देन आफ्टर वी कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, मींस क्या, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना, एंड देन आफ्टर वी डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज क्लासिफाई एंड समराइज। तो ये है अकाउंटिंग का प्रोसेस सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, तो फर्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस को हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित प्रक्रिया। ठीक है, अकाउंटिंग फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अकाउंटिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, क्लासिफाई करते हैं,
समराइज करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना जो हमारे बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन मींस जर्नल एंट्री पास करना, क्लासिफाइंग मींस पोस्टिंग द लेजर, एंड समराइजिंग मींस ट्रायल बैलेंस, एंड इंटरप्रेट मींस बैलेंस्ड मेंटेन करना। तो ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसे हम फॉलो करते हैं और ये इंश्योर करता है एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग में एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी इस मेथड को यूज कर रहे हो कभी इस मेथड को यूज कर रहे हो। अगर आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो उसमें यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, दैट इज नॉन एज अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ओनली। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं। इफ समवन इज गिवन यू गिफ्ट और समवन इज गिवन टेलिंग यू वर्ड लाइक थैंक यू और एनीथिंग, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मीन्स जो आपके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है जो मनी टर्म्स में है उसे ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है उसे हम इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में। Only those transactions are recorded which can be expressed in monetary terms or money terms. It is known as accounting. ठीक है। हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास्ट में हुए हैं, ऑलरेडी अकर जो हो चुके हैं ट्रांजेक्शन वही हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो अकाउंटिंग होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। अकाउंटिंग फॉलो करता है प्रिंसिपल्स को, स्टैंडर्ड्स को। मतलब प्रिंसिपल्स क्या होता है, रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं अकाउंटिंग के, जिस रूल्स एंड गाइडलाइंस पे ही हमें अकाउंटिंग मेंटेन करना होता है, जिससे हमें रिलायबिलिटी मिलती है, कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट, और कंपेरेबिलिटी जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। समराइजेशन ऑफ डेटा। फिफ्थ क्या है हमारा, समराइजेशन ऑफ डेटा। हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं डेटा को। अगर आप कोई 1 ईयर का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे अकाउंटिंग का तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, तो उतना बड़ा स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए डेटा को समराइज करते हैं जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में मेंटेन करते हैं। तो क्या करते हैं हम अकाउंटिंग में, समराइज करते हैं डेटा को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में मेंटेन करते हैं। ठीक है। सिक्स्थ क्या है, 6 पॉइंट है हमारा, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसे इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बिजनेस पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई थैंक यू मैं बोला, या फिर आप कोई स्मॉल स्टेशनरी आइटम्स परचेज किए हो, या फिर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, या फिर आप पर्सनल ट्रांजेक्शन कुछ कर रहे हो, अपने घर के लिए सोफा लिए, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो आपके लिए बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है वही इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग में प्रोवाइड करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करता है दैट इज द अकाउंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आप राइट डिसीजन ले सको, इन्वेस्टर्स राइट डिसीजन ले सके, क्रिएटर्स, ये सारे क्या है, फीचर्स है हमारे अकाउंटिंग। ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट कैसे, आर्ट मीन्स क्या होता है, कला। तो कला कैसे, क्योंकि ये जजमेंट पास करती है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज आर्ट। साइंस क्या होता है, साइंस का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना। तो अकाउंटिंग में कुछ गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं उसे हमें फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड हैं तो उसे फॉलो करते हैं तभी हम अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस। अकाउंटिंग क्या, कोई भी चीज जो है ओरली आप बोल दोगे तो वो एविडेंस नहीं माना जाएगा जब तक आपको वेरीफाइबल एविडेंस ना मिले। तो अकाउंटिंग पे एक वेरीफाई एविडेंस पे बेस्ड होता है, लाइक बिल्स होनी चाहिए, उसकी इनवॉइसेस होनी चाहिए, वाउचर्स होनी चाहिए, तभी वो अकाउंटिंग वेरीफाइबल एविडेंस माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th, periodicity. Accounts are prepared for a specific period, year or quarter. अकाउंट्स ऐसा नहीं है कि आप कभी 1 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो, कभी 2 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग अकाउंट्स जो है वो स्पेसिफिक पीरियड पे प्रिपेयर किया जाता है। ईयरली प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्वार्टरली प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज नॉन एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं स्पेसिफिक पीरियड में, ईयरली और क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स में आप प्रिपेयर कर रहे हो, ईयरली का मतलब होता है 1 ईयर में आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा क्या अकाउंटिंग होता क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग के। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग हम पढ़ते क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग।
तो वही है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है वो देखना, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग जो हम डिसीजन लेंगे वो सही है कि नहीं, इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हेल्पफुल है या नहीं, अपने रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो किया है या नहीं, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर्स, आप कैसे फ्रॉड एंड एरर से बच सकते हो, रोक सकते हो, टू असिस्ट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल, आपको प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करती है अकाउंटिंग। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, सहायता देना, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। एक्सेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप एक्सेस कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है, ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव से अकाउंटिंग के। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इससे रिलेटेड मैं वीवाईक्यूज भी कराऊंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स, assumptions and guidelines that are followed while recording and preparing financial statements. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेसिक रूल, जो हमने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम ध्यान रखना होता है कि ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। बेसिक रूल्स, assumption एंड गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेखांकन सिद्धांत वे मूल नियम, धारणाएं और दिशा निर्देश है जिनका पालन वित्तीय विवरण तैयार करते समय किया जाता है। मतलब आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अकाउंटिंग के मतलब अकाउंटिंग के लिए, उसे आपको फॉलो करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। दैट इज नॉन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे आपको यूनिफॉर्मिटी मिलती है, कंपेरेबिलिटी मिलती है, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी मिलती है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है और ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करती है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? एक बेसिक रूल है, एजम्पशन है, हमारा गाइडलाइंस है, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम ध्यान रखना होता है कि ये सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स क्या क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूवल प्रिंसिपल्स, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स एंड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं लेके आई हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताती है कि एज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब बिजनेस एज्यूम करना है आपको कि बिजनेस जो है आपका लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताती है कि बिजनेस ऐसा नहीं कि 1 मंथ में आपका क्लोज हो जाएगा, 2 मंथ 2 मंथ में क्लोज हो जाएगा, आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बताती है, ठीक है। नो इंटेंशन ऑफ लिक्विडेशन, कोई लिक्विडेशन की इंटेंशन नहीं होती। आपका जो एसेट्स है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं। तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताती है कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगी, सरवाइव करेगी मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बताती है? बिजनेस एंड ओनर्स आर टू डिफरेंट एंटिटी। इसका मतलब क्या है? बिजनेस जो है और ऑनर जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं, सेपरेट एंटिटी है। क्यों है? जो ऑनर का कोई जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर ऑनर कोई सोफा ले रहा है, सपोज दैट ऑनर एक सोफा लिया अपने घर के लिए, ठीक है, और वो बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा नहीं, क्योंकि वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है। पर्सनल ट्रांजेक्शन को हमें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करने होते, इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताती है कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू डिफरेंट एंटिटी, सो पर्सनल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और आप इस पिक्चर से भी समझ गए होंगे कि जो बिजनेस है और ऑनर है वो दो डिफरेंट एंटिटी है, और आप ऑनर का जो ट्रांजेक्शन है, जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से ही आपको समझ आ गया होगा कि मनी के टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ आप वही रिकॉर्ड करोगे, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आप कोई डोनेशन दे रहे हो, आपको कोई गिफ्ट मिला है, वो आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड वही करना है जो आपको मनी टर्म्स में आपको मिला है, मनी ट्रांसम्स में जो आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में, वही हम रिकॉर्ड करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताती है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, सभी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट दो ट्रांजेक्शन होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसका इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। और सभी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट, मतलब जो भी एसेट्स है वो परचेज कॉस्ट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैरेबिलिटी में हेल्प करती है, वेरिफाइबिलिटी में हेल्प करती है और रिलायबिलिटी में हेल्प करती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंस, ठीक है। तो जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो कभी भी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है या फिर परचेज कॉस्ट पे। तो हमेशा याद रखना है आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है आपका मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होता, वो परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत सारे को डाउट होता है, एक्रूअल और कैश बेस्ड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो समझते हैं आज। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होता है, whether cash received or not, if the transaction are happened then you have to record it, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना है, whether cash received or not, कैश रिसीव्ड हो या फिर ना हो, अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताती है, ठीक है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बताती है कि कैश जब आपको रिसीव होगा या पे करोगे आप तभी आपको रिकॉर्ड करना है। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलती है इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, मतलब जब इनकम और एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करना है जब आपका अर्न हुआ है या फिर इनकर्ड हुई है। ऐसा नहीं कि जब आपको कैश मिलेगी या पे करोगे तभी रिकॉर्ड करोगे, जब कैश मिलेगी और पे होगा तब वो क्या होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं हम विद वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, जब कैश रिसीव नहीं भी हुआ है तभी हमें रिकॉर्ड करना है, ये हमें एक्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताती है, ठीक है। सेवंथ है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बताती है मिलान सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिलान सिद्धांत। तो इस पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड रेवेन्यू, जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, जो भी आपके खर्च हो रहे हैं वो इनकम से मैच होने चाहिए। अगर वो मैच हो रहे हैं दैट इज नॉन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। हेल्प करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, मीन्स क्या होता है जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो उसमें आपको हेल्प करती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है और वो जो आपका इनकम है उससे वो दोनों मैच होनी चाहिए, दैट इज नॉन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। आई होप आपको ये समझ आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में बोलते हैं संगति सिद्धांत। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें बताती है सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल अगर आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, डेप्रिशिएशन मेथड यूज कर रहे हो, सेम मेथड को आप बार बार मतलब ईयर बाय ईयर सेम मेथड यूज कर रहे हो। जैसे फर्स्ट ईयर आप 26 में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, ठीक है, जैसा कि इमेज में भी दिख रहा है। सेकेंड ईयर 27 में भी आप सेम मेथड यूज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड। थर्ड ईयर में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, मतलब सेम सेम जो अकाउंटिंग मेथड है आप ईयर बाय ईयर यूज कर रहे हो, सेम मेथड को ही यूज कर रहे हो, तो उसे हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और अगर जो बिजनेस है आपका लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर रहा है उसे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मुझे ये डाउट होता था कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताती है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगी, और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें बताती है कि हमारा जो मेथड है अकाउंटिंग का वो सेम ईयर बाय ईयर चलेगी, दैट इज नॉन एज कंसिस्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इस बार भी आई थी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बताती है कि आपको प्रॉफिट तो सब रिकॉर्ड करते हैं, पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बताती है प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, यू रिकॉर्डेड द एंटिसिपेटेड लॉसेस नॉट प्रॉफिट, मतलब आपको रिकॉर्ड क्या करना है, लॉसेस को, प्रॉफिट को इग्नोर करना है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम को अवॉइड करना है, प्रॉफिट को इग्नोर करना है एंड एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करना है। ये कौन बताता है? प्रूडेंस कंजर्वेटिव्स को। ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द जनरली एक्सेप्टेड कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या बताती है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द जनरली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो पहले से कस्टम्स चल रही है, प्रैक्टिसेस चल रही है अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब तो जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं अकाउंटिंग में, जो हमें इंश्योर करती है यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी, that guides accountant in preparing presenting financial statement in a practical, consistent and meaningful way. अकाउंटिंग कन्वेंशन बताती है कि हमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए जो हमें ट्रेडिशनल से बताया गया है। ठीक है। तो अकाउंटिंग के 4 कन्वेंशन है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आपको एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करने हैं और जो प्रॉफिट है उसे इग्नोर करना है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बताती है? आपको सेम मेथड ईयर बाय ईयर यूज करना है। ठीक है। थर्ड क्या है? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बताती है? आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि आप कोई स्मॉल आइटम्स लिए हो स्टेशनरी, क्या वो रिकॉर्ड करोगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको वो रिकॉर्ड करके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। बेनिफिट्स कब मिलेगी? जब आप बिजनेस की चीजों को रिकॉर्ड करोगे। लाइक बिजनेस में कोई आप ट्रांजेक्शन किए हो, कुछ सेल किए हो, वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। मटेरियलिस्टिक चीजें और फुल डिस्क्लोजर में भी बहुत कोई को डाउट होता है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है। बिजनेस में सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करना है। जो भी बिजनेस की चीजें हैं सब कुछ आप डिस्क्लोज कर रहे हो, सब कुछ बता रहे हो। मेटेरियलिस्टिक क्या है? जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आप वही बता रहे हो। फुल डिस्क्लोजर और मेटलिस्टिक में यही डिफरेंस है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है आपको सारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस की जो भी चीजें हैं आपको बतानी है। मेटलिस्टिक क्या होती है? जो बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही बतानी है। ऐसा नहीं है कि आप गिफ्ट किसी को दे रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो किसी को, वो आप नहीं बताओगे। मेटलिस्टिक मतलब जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप बताओगे। ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम वन बाय वन देखेंगे कौन कौन सा डिस्क्लोजर है, कौन कौन सा हमारा कन्वेंशन है। फर्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है ऑल मटेरियल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी आपके बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? आपको ट्रांसपेरेंसी बताती है, फेयरनेस बताती है। मतलब आप में ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, और फेयरनेस का मतलब होता है उसमें कोई भी जजमेंट पास नहीं होगा। मतलब आपको सभी कुछ बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपको बिजनेस में बताना है। जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको बताना होगा। दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बताती है? कि आपको सेम मेथड ईयर आफ्टर ईयर यूज करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन में, सेकेंड ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे, थर्ड ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी दैट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डेप्रिसिएशन मेथड एवरी ईयर। राइट। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस भी बोलते हैं इसे, जो मैंने पहले ही बताया है। एंटिसिपेटेड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। मतलब क्या होता है? सारे जो पॉसिबल लॉसेस है, क्योंकि हम तो प्रॉफिट सबको रिकॉर्ड करते हैं, बट हमें लॉस क्यों रिकॉर्ड करना है? जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। हम सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसे हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। और इसे एग्जाम्पल समझते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हम क्या करते हैं? लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है? कन्वेंशन ऑफ मेटरलिटी। मेटरलिटी का मतलब ओनली इंपॉर्टेंट आइटम्स शुड बी शोन सेपरेटली। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम्स ही डिस्क्लोज करने हैं, बट जो बिजनेस की इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसे ही डिस्क्लोज करना है। लाइक आप स्मॉल आइटम्स, आप पेन लिए हो बिजनेस में, ठीक है, एक कैलकुलेटर खरीदो, बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, आप उसमें कैलकुलेटर खरीदे हो, तो उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। जो आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करना है। Small stationary item not shown separately. That is known as convention of metallicity, right?
तो अब हम देखेंगे क्या क्या पीवाईक्यूज हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताती है? ऑनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज वन? नो, ऑनर और बिजनेस एक साथ ट्रीट नहीं किया जाता। अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ऑनर का होगा? नहीं। अगर कोई ऑनर आप अपने लिए सोफा परचेज कर रहा है घर के लिए, क्या वो बिजनेस में हम रिकॉर्ड करेंगे? नो, क्योंकि ऑनर और बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटी। ऑनर अलग एंटिटी है, बिजनेस अलग एंटिटी है, उसके ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है? assumption that a business will continue for a long time। लॉन्ग टाइम बिजनेस, जब assumption क्या है, जब लॉन्ग टाइम बिजनेस सर्वाइव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी में क्या होता है? सेम मेथड को हम कंटिन्यू ईयर बाय ईयर सेम मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड और नॉट। यहाँ नॉट लिखा हुआ है, नॉट से आपको समझना है। जब नॉट नहीं लिखा हुआ होता तो ये क्या होता? कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश रिसीव करते हैं हम, दैट इज कैश कॉन्सेप्ट। बट क्या होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट में? इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड, नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड और नॉट। मतलब क्या है? जब इनकम रिकॉर्ड करना है हमें, कैश आपको मिला है या फिर नहीं, ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको रिकॉर्ड करना होगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये बताती है। और कैश कॉन्सेप्ट क्या बताती है आपको? अगर कैश प्रोवाइड हुआ है, कैश मिला है, रिसीव हुआ है या पेड हुआ है, तभी आप रिकॉर्ड करोगे। दैट इज कैश कॉन्सेप्ट। ठीक है, फोर्थ क्या है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल परचेज। ओरिजिनल परचेज प्राइस में हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में करते हैं। ओरिजिनल परचेज प्राइस आपको ध्यान रखना है, जब भी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा उसमें हम मार्केट वैल्यू पे नहीं करते रिकॉर्ड, ओरिजिनल परचेज पे करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है हमारा मैचिंग ऑफ रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस इज डन अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। सभी ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सेम अकाउंटिंग मेथड ईयर बाय ईयर यूज कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट को हम इग्नोर कर रहे हैं और लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, दैट इज 8 का बी। ए ऑलरेडी मैं टिक कर चुकी हूँ। प्रूडेंस का आपको पता होगा, प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं लॉसेस को और इग्नोर करते हैं प्रॉफिट्स को। तो ए का थर्ड होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी जो है सिपरेट एंटिटी है, बी का 1 होगा। ठीक है, सी क्या है? मेटलिस्टिक। मेटलिस्टिक में हम क्या करते हैं? जो मेटलिस्टिक चीजें सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इग्नोर करेंगे स्मॉल आइटम्स को। कंसिस्टेंसी में सेम मेथड यूज करते तो सी का 4। तो ए का होगा हमारा 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो थर्ड लास्ट जो है हमारा, काउंटिंग फॉलोज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अजर्शन है हमारा, और रीजन क्या है? इट हेल्प्स इन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अजर्शन और रीजन का चेक करने का एक ट्रिक है, आप अजर्शन के बाद बिकॉज लगाओ और उसके बाद देखो क्या आपका आंसर सही हो रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं अजर्शन का। तो देखते हैं हम। अकाउंटिंग फॉलोज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा नहीं होगा, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, क्योंकि ये कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प करती है। तो इसका आंसर होगा ए, 14 का ए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।